क्लास 12 में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर्स बिगिन कर रहे थे और उसका कुछ पोर्शन के बाद एक और टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कशन में रख रहे हैं वो है नॉर्मलिटी। जैसे मोलालिटी फॉर्मेलिटी वगैरह सब बात करने के बाद हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मलिटी। अगर नॉर्मलिटी को पहली चीज़ है, नॉर्मलिटी है क्या? नॉर्मल सॉल्यूशन 1n। तो ये इट को डिनोट जो हम लोग करते हैं कैपिटल N से करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय n। तो ये है क्या? इसके फार्मूले लिखने और इसका डेफिनेशन बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए ध्यान रखने के लिए हम लोग सिर्फ ये देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन पर लिख सकते हैं द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट equivalence of the solute dissolved per liter of the solution। तो ये हम लोग को जानकारी देता है कि नॉर्मलिटी के बारे में। लेकिन अगर नॉर्मलिटी का फार्मूला जिसको हम लोग ऐसे नॉर्मलिटी है इसी को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल N से, तो नॉर्मलिटी को हम लोग ओकेजनली इससे बताएंगे, चूँकि वीडियोज़ में टाइम सेविंग ज़रूरी है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को बताने के लिए, यही टॉपिक को बताने के लिए हम लोग लिख सकते हैं वेट बाय मोलर मास इनटू इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स टू दैट ऑफ द इक्विवेलेंट हम लोग लिख दें इक्विवेलेंट मास इनटू, नीचे ही आ जाएगा ये, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इन लीटर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इन ml दे रहे हैं तो इसको फिर हम लोग 1000 से भागा दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं नॉर्मलिटी को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट इन लीटर और इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट वेट जो है एसिड के लिए अलग हो जाएगा, बेस के लिए अलग हो जाएगा, सॉल्ट के लिए अलग हो जाएगा, एलिमेंट के लिए अलग हो जाएगा। तो ये हम लोग के लिए बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अगर एसिड है तो कैसे हम लोग लिखेंगे, अगर बेस है तो कैसे हम लोग लिखेंगे। तो ये इस चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग को मेन क्या है, इक्विवेलेंट वेट को हम लोग को डिफाइन करना। इक्विवेलेंट वेट फॉर एन एसिड, अगर एसिड पर हम लोग बात करें तो इसके लिए हम लोग क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा मोलर मास ऑफ एसिड। इसको हम आगे एग्जाम्पल से कंफर्म करेंगे और उसमें हम लोग लिखेंगे बेसिसिटी क्या होता है, दैट इज़ द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयंस को हम लोग देखेंगे। तो इसमें अगर हम लोग फॉर द टाइमिंग हम लोग लिख लें इक्विवेलेंट वेट फॉर H2SO4, तो इसके लिए हम लोग को तो इसका मालूम है कि मोलर मास जो है अगर काउंट कीजिएगा तो इट विल बी 98। लेकिन जब इसको डिसोसिएट करते हैं तो इसके जो चार्जेस डेवलप करते हैं H आयंस 2 बनेगा और विद द सल्फेट आयंस ये। तो रिप्लेसेबल H आयंस क्या है, नंबर ऑफ H आयन जो बन रहा है उसकी संख्या 2 हो गई। तो इक्विवेलेंट वेट फॉर H2SO4 अगर हम लोग लेते हैं तो 98 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 49। ये इक्विवेलेंट वेट हम लोग को कंसिडरेशन में मिलता है। ये भी बताया गया है कि हम लोग ऑक्सैलिक एसिड को भी ले सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड वीक एसिड है, HCl को लेंगे तो वहाँ पर हम लोग को ये कंफर्म देखना है कि रिप्लेसेबिलिटी जो है नंबर ऑफ दी H आयंस का वो क्या है।
अगर बाय द वे उसमें अगर हम लोग कंफ्यूज कर गए तो पूरे न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाएगा। क्या है कि हम लोग H2SO4 ले रहे हैं, बाय द वे हम लोग को ये मालूम है कि इसमें 2 H आयंस होते हैं। अगर बाय द वे 1 लिख दिया तो जब इसके अल्टरेशन 98 पर आ जाएगा तो फिर अल्टीमेटली नॉर्मलिटी के जो इक्वेशंस हम लोग निकालेंगे वो गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल्स हम लोग देख लें। जैसे हम लोग को देखा जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को ध्यान में रखते हैं COOH। अगर वाटर मिला देते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग COOH की जानकारी लेंगे तो इसमें रिप्लेसिबिलिटी जो हम लोग H आयंस मिल रहा है वो कितना है, एक में। फिर इसका भी हम लोग लेंगे तो रिप्लेसिबिलिटी कितना मिलेगा, एक और H आयंस का। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयंस कितना हो गया, 2। तो इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोग लेंगे इस कंडीशन को लेकर के ऑक्सैलिक एसिड का, तो इसका 12 हो गया, इसका 16 16 32, 32 1 33, 33 और 12, तो हम लोग कितना हो गया, 33 और 12 ले लिया तो ये 45 हो गया। 45 और 45 कितना हो गया, 90 हो गया। वाटर का 18, 18 दूनी 36। तो हम लोग को कुल मिला करके 90 जोड़ 36 अगर लिया जाए तो ये 126 होता है। तो इक्विवेलेंट वेट फॉर ऑक्सैलिक एसिड अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो 126 बाई नंबर ऑफ H आयंस कितना हो गया, 2। तो इसको काट देंगे तो 2 6 के 12, 2 3 6, तो ये आता है। तो अगर हम लोग HCl को भी कंसीडर करेंगे तो उसमें H + Cl माइनस जो रहेगा नंबर ऑफ द रिप्लेसेबल आयन जो है, बेसिसिटी जो है 1 है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट फॉर HCl जो आ जाएगा वो Cl का 35.5 है और एक इसका, तो 1 + 35.5 विल बी इक्वल टू 36.5 और रिप्लेसेबल कितना है, 1। तो ये हम लोग के लिए आ जाएगा एसिड के लिए, HCl एसिड के लिए जो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा वो आ जाएगा 36.5। इसी तरह एसिड की हम लोग को जानकारी मिला। लेकिन ये भी तो कंसीडर हो सकता है कि बेस हो, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस अगर लेंगे तो उसमें भी हम लोग लेंगे मोलर मास ऑफ बेस, ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या लेंगे, एसिडिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस। यहाँ पर ध्यान से देखोगे जितना भी मेटल हाइड्रोक्साइड तो मेटल में हम लोग ले लें NaOH, KOH। अगर इसी में मेटल्स में हम लोग मैग्नीशियम ले लें MgOH, तो चूँकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो इट विल बी MgOH होल ट्वाइस। और इसी तरह अगर हम लोग को मैग्नीशियम के बाद अगर हम एल्युमिनियम को देखें तो एल्युमिनियम में रिप्लेसिबिलिटी कितना आ जाता है, तो रिप्लेसेबल अगर आ जाता है तो हम लोग एल्युमिनियम में क्या देखते हैं, वैलेंसी 3 है गया, OH का 1 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है AlOH होल थ्राइस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग NaOH को ही देख लें, तो इक्विवेलेंट मास फॉर NaOH, तो इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास बाय रिप्लेसेबल OH, तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर सोडियम का 23 हो गया, 23 1 24 और 24 और 16 कितना हो गया, 40 हो जाएगा, तो 40। और रिप्लेसिबिलिटी का अगर NaOH को ध्यान में रखा जाए तो Na प्लस विथ 1 ऑफ द OH माइनस, तो OH कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट फॉर बेस जो हम लोग कंसिडर करेंगे NaOH के लिए 1 हो जाएगा। अगर यही रिप्लेसिबिलिटी 2 हो गया, 3 हो गया, तो उसी हिसाब से ये भाग होगा और मोलर मास पर हम लोग को सही जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद अगर तीसरे फेजेस में अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्ट पर, इक्विवेलेंट वेट फॉर सॉल्ट, इसमें भी होगा। तो हम लोग देख रहे हैं मोलर मास, और किससे हम लोग ध्यान रखेंगे, अब वहाँ पर ना ये देखेंगे ना एसिडिटी है ना बेसिस है, यहाँ पर सॉल्ट है, सॉल्ट का मतलब न्यूट्रल, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, कैटायन हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए NaOH
प्लस HCl जो है ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, मिला करके बनाता है क्या, साल्ट। तो NaCl कॉमन हो गया और साल्ट ये है, तो इसको कंसिडर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, NaCl को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो Na+Cl- होगा, तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, वो 1 हो गया। तो इस पर अगर हम लोग जानकारी लेते हैं इक्विवेलेंट वेट फॉर NaCl के लिए, तो यहाँ पर मोलर मास लिखेंगे, तो मोलर मास Na का कितना हो गया, 23 हो गया, Cl का 35.5 हो गया, तो टोटल मोलर मास कितना हो गया, तो 58.5 हो गया। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट साल्ट के लिए अगर ध्यान में रखते हैं तो 58.5 और रिप्लेसेबल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1। तो यहाँ पर हम लोग को ये मिलता है। तो इसी के साथ एक और जानकारी अगर हम लोग रखते हैं तो वो जानकारी रहता है कि अगर एलिमेंट के साथ होगी इक्विवेलेंट वेट फॉर एन एलिमेंट, एलिमेंट में जानकारी लेने के लिए होगा फार्मूला एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और बेसिक में क्या रखना पड़ेगा कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 है तो इसकी वैलेंसी भी हम लोग के लिए हो जाएगा 1 2 3। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स को कंसिडर कर रहे हैं 4 5 6 7 8, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 माइनस 4 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा, ये 5 है, 8 में से 5 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 होगा। तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा, कैन यू आइडेंटिफाई द एलिमेंट हुज वैलेंसी इज 0, दैट इज़ नॉर्मल गैस एलिमेंट, और ग्रुप 18 को हम लोग को ध्यान रखते हैं। तो ये जानकारी हम लोग यहीं पर रखते हैं। एक और छोटी सी जानकारी हम लोग ले लें, जैसे अगर हम लोग के लिए Na लिया गया, छोड़ दो Na को नहीं, कॉमन हो गया, मैग्नीशियम को लिया गया, मैग्नीशियम को देखा गया तो 12 है, 2 8 2। तो इक्विवेलेंट वेट जो अगर हम लोग फॉर एन एलिमेंट के लिए मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना हो गया, 24 हो गया, और वैलेंसी इसकी क्या हो गई, 2। तो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए 12। ये जानकारी जो हम लोग को मिल रही है ये हम लोग के लिए क्लियर है। अगर आयंस के लिए होगा तो देयर वी हैव टू फाइंड द masses, formula mass of the ions divided by charge on the ions। तो ये नॉर्मलिटी के बारे में हो गया, और नॉर्मलिटी को कंसिडर अगर हम लोग करते हैं तो इसके बीच में और भी रिलेशंस हम लोग के बीच में बनता है जिसको हम लोग को समझना होता है, और उसको न्यूमेरिकल्स और कुछ और फार्मूला जो है इसके रिलेटेड हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।